हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में। हम करने जा रहे हैं प्रोनाउंस का पार्ट 2। और जितने बच्चों ने मेरे साथ लास्ट क्लास में किया था विक्रांत का पार्ट 1, अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, विक्रांत का पार्ट 2। तो गाइस, जो क्लास है ना आज की, लेक्चर नंबर 13 प्रोनाउन पार्ट 2, इसमें आज हम क्या क्या करने वाले हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहली चीज तो है क्विक रिविजन। क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन किस किस का करेंगे हम? ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स, एक एक कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका क्विक रिवीजन होगा। और साथ में साथ होंगे हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस मैं आपके प्यार में आज लेकर आया हूं। और ये 40 के 40 क्वेश्चंस किस चीज पे बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं प्रोनाउंस पे। 2-3-4 क्वेश्चन मैंने बीच बीच में ऐसे डाले हैं जिसमें तुम थोड़े से परेशान हो गए, जो अलग चैप्टर के हैं। पर वो इसीलिए है ना, जब गाड़ी चलाना आ जाती है तो असली परीक्षा तभी होती है ना, जब रोड खराब हो या पता नहीं हो कि आगे गड्ढा है ना। तो इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग कि कहीं कहीं बीच में मैं आपको सरप्राइज भी करूंगा क्वेश्चन से। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस आपके प्यार में डले हैं दोस्त वोकैबुलरी के। तो आज की क्लास तो होने वाली है एकदम शानदार, जो आपको रहेगी एक लंबे समय तक याद। ठीक है, तो कमर कस लीजिए, छाती चौड़ी कर लीजिए और चलिए मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन पे। तो क्विक रिवीजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको वही लिस्ट याद कराना चाहता हूं जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। बहुत तेज करेंगे उस लिस्ट को एक बार याद। हाँ जो दोस्त, तो मैंने तुम्हें बताया था हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अस, विच, दैट और बहुत सारे, हु, हुम। तो तुमने कहा सर ये इतने सारे प्रोनाउन होते हैं, मैं कैसे याद करूंगा सर, कैसे हो पाएगा मेरा कल्याण? तो मैंने तुम्हें बताया कि जब भी तुम्हारे पास कोई चीज ज्यादा हो तो उसे क्या करो, कैटेगराइज कर लो, उसकी कैटेगरी बना लो। और मैंने तुम्हें ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, ये लिस्ट मैंने तुम्हें दी और इन चारों को बहुत गहराई से तुम्हें एक्सप्लेन करके बताया। इस लिस्ट में क्या था आप जानते हैं? आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, हु, वन। फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये तो सब्जेक्टिव होते हैं, ये हमेशा कैसे यूज होते हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। वेन एवर अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट शुड ऑलवेज बी इन इट्स नॉमिनेटिव फॉर्म या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म। अब जब तुम्हें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो भैया आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू रहता है यू, दे बन जाता है देम, शी रहता बन जाता है हर, देम, हर, ही का हिम, इट ही रहता है, हुम बताया था और वन बताया था। फिर मैंने बताया था कि जब आप आगे चलेंगे और आप किसी चीज का पोजेशन दिखाना चाहेंगे तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा, है ना। जो माय और माइन बन जाता है, आर और आर्स बन जाता है, योर और योर्स बन जाता है, देयर और देयर्स बन जाता है, ये हर और हर्स बन जाता है। ये बेचारा लड़का है, हिम है, अकेला ही रहता है ना। इट का इट्स बन जाता है, हु का बन जाता है हुम और वन का बन जाता है वंस। तो ये हमारे पास तरीका है क्या कि हम बना लेते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसके साथ माई सेल्फ लगता है, तो इट शुड बी माई सेल्फ और सेल्फ या फिर सेल्फ्स, दोनों हो सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे। मैंने बताया था, सॉरी ये वाला नहीं होता है, स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश में नहीं होता है, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भाई एक योर होता है और एक होता है योर सेल्फ्स। तो एक योर सेल्फ भी होता है, ये भी सब मैंने आपको बता दिया कि भाई योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, देम सेल्व्स होता है सिर्फ, हर सेल्फ होता है सिर्फ, हिम सेल्फ होता है सिर्फ, ठीक है, इट सेल्फ, हु का कुछ नहीं बनता और वन सेल्फ।
तो अगर किसी को डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है और को समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या सब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या पॉसेसिव और क्या रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक, तो बेटा ये बस मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाए हैं और सिर्फ एक क्विक रिवीजन कराया ताकि जिन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ा, ये उनके लिए क्लास नहीं है, जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा उनकी तो चूम लिए बर्बादी ने कदम, है ना। लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी और एक वो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं ताकि वो आगे की चट्टानों से टकरा पाए। तो भाई जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली है ना, एक बार जाइए गहराई से और जाके इन सब के बीच का डिफरेंस, मैंने ये भी बताया कहाँ माई यूज करना है, कहाँ माइन यूज करना है, हर एक चीज बहुत गहराई से आत्मा तृप्त करके तुम्हारी पढ़ाई है, तो भाई जरूर देख लेना फर्स्ट क्लास में। और ये दूसरी क्लास है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें कराने जा रहा हूं ना, ये जो मैंने तुम्हें बताया कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें, तो रिवीजन तो हो गया। कॉन्सेप्ट हम अब जो करेंगे वो सारे के सारे करेंगे दोस्त, कैसे? क्वेश्चंस के साथ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। 10 सेकंड सिर्फ इसलिए है कि आप पॉज करके दोबारा चला लें, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बोलनी होगी तो बोल दूंगा। उस बीच में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई मेरे आंसर से उसे मैच करेंगे। ठीक है, तो मेरे आंसर देने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा उसे। पहला क्वेश्चन आपके प्यार में लेकर आ रहा हूं, हियर वी गो। 10 सेकंड का टाइम, 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को करने का 10 सेकंड का टाइम है। You and Saurabh will enjoy so much that you will remember it for a long time. कह रहे तुम और सौरभ इतना मजा करोगे, कैसा मजा करने वाले हैं ये लोग, that you will remember it for a long time, के लंबे समय तक याद रहेगा। पता नहीं भाई ये कैसा मजा करने वाले हैं। तो will enjoy so much। चलो, तो आपको याद है मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था 2 3 1 और 1 2 3। मैंने बताया था कि जब भी कोई पॉजिटिव आइडिया की बात करोगे तो ये वाला यूज करोगे, है ना। अगर पॉजिटिव आइडिया है 2 3 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, सेकंड पर्सन फर्स्ट मतलब यू, थर्ड पर्सन सेकंड ही और फर्स्ट पर्सन लास्ट आई, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि भैया अगर तुम बात करोगे किसी नेगेटिव आइडिया की तो 1 2 3 करोगे। नेगेटिव कैसे याद रखोगे? नेगेटिव कुछ काम होता है आदमी 1 2 3 करके भाग जाता है एकदम, है ना। 1 2 3 भाग लगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आइडिया। तो अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव आइडिया होता है तो तुम क्या करते हो? 1 2 3 का इस्तेमाल करते हो। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट आई, सेकंड पर्सन सेकंड यू, थर्ड पर्सन लास्ट ही। ये बात लास्ट क्लास में मैंने बताई थी आपको, अब इसी पे देख लीजिए। विल एंजॉय, तो एंजॉय तो बस बिल्कुल सही बात है, एंजॉय तो एक पॉजिटिव आइडिया है, तो क्या होना चाहिए? 2 और 3 होना चाहिए। तो ये रहा 2 और ये रहा 3, तो ये वाला पोर्शन सेंटेंस का बिल्कुल सही है। अगर तुम में से किसी ने ए आंसर लगाया है, सौरभ और यू करा है, तो समझ लो तुम्हारे चूम लिए, बर्बादी ने क्या कदम। तो इसका ध्यान रखना, ये आपने गलत कर दिया अगर ऐसा किया। अब समझदार और चीता बच्चा कौन है जिसने यहां एरर लगाया है? विल एंजॉय, मैंने आपको बताया था एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। या तो उसको ऑब्जेक्ट दीजिए या तो बता दीजिए यू एंड सौरभ विल। इसीलिए मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, एंजॉय किया। क्या एंजॉय कर लिया यार? ऐसा क्या एंजॉय कर लिया? बता नहीं है ना, तभी डबल मीनिंग बन रहा है, तो बता दो ना, है ना। सो यू एंड सौरभ विल एंजॉय, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? विल एंजॉय द पार्टी, will enjoy the drink, will enjoy the aura, जो वहां का वातावरण था, जो भी था। So will enjoy the party, the aura। और अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम बहुत मजे करोगे, तो मेरे बच्चे लगाना पड़ेगा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहना पड़ेगा you and Saurabh will enjoy yourselves so much that you will remember it for a long time। तुम्हें इतना मजा आएगा कि तुम बहुत लंबे टाइम तक इसे एंजॉय करोगे। तो किसी पैराग्लाइडिंग की भी बात हो सकती है, किसी वाटर स्पोर्ट्स की भी बात हो सकती है, बट हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। जिन्होंने सही बनाया सच में जीते हैं भाई। अगला क्वेश्चन तनतना के आ गया है आपके सामने। You say it's your problem, but I say it's my। अरे वाह, एकदम आसान क्वेश्चन। You say it's your problem। आप जानते हो इट्स का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है इट इज योर प्रॉब्लम। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। जब भी आपको ये मिल जाए ना इट्स,
तो इसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। इसका मतलब इट हैज भी हो सकता है, इसका मतलब इट इज भी हो सकता है, इसका मतलब इट वॉज भी हो सकता है। ठीक है, सो इट्स जब कॉमा लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज, इट इज या इट वॉज, मल्टीपल मीनिंग देता है। सेंस के हिसाब से आप देख लीजिए। यूज से आपने कहा कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट का था, अरे तो मेरे चीते आगे भी तो ये प्रेजेंट ही होगा, तो इट इज, इसीलिए मैंने बताया। सो इट इज योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी दिक्कत है। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं इट इज। अब तुम अगर इट इज कह रहे हो, अब तुम अगर इट इज कह रहे हो तो इट इज के बाद प्रोनाउन लगाओगे, इट इज माइन, है ना। और मैंने बताया था ये माई कभी अकेले नहीं आता, क्योंकि मेरे दोस्त कौन है ये, अरे कौन है ये, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लास्ट क्लास में बताया अकेले कभी नहीं आएगा, एडजेक्टिव है, बिना नाउन के कैसे सर्वाइव करेगा, इसके साथ एक नाउन लगाना पड़ता है। और अगर तुम नाउन नहीं लगा रहे हो तो फिर प्रोनाउन यूज करो जो कि माइन है, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, ना कि पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। सो इट शुड बी, बट आई से इट इज माइन, या तो माइन बोलो या इट इज माई प्रॉब्लम बोल दो, दोनों सही है, पर माइन ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम वर्ड आ चुका है, उसी के लिए प्रोनाउन यूज कर दीजिए माइन, है ना। आत्मा तृप्त, आपकी भी और मेरी भी। तो प्रॉब्लम कहां है दोस्त, ये इट इज बिल्कुल सही है, माई की जगह आप क्या कर देंगे, माइन कर देंगे। क्वेश्चन हो गया एकदम सही, आंसर इज सी। ठीक है, तो क्या है, माई को खोपचे में लेके काट देंगे, कर देंगे क्या, माइन। उम्मीद है जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी आत्मा उन्हीं की तरफ रहेगी, मतलब कल की का मतलब है लास्ट क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। द प्लेयर्स whom we have selected, जो प्लेयर जिनको हमने सेलेक्ट किया है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो मेरे चीते सिलेक्शन के केस में who और whom का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर किसका इस्तेमाल करते हो। जब भी आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, आप इस्तेमाल करते हैं किसका, विच का, समझे मेरे दोस्त, विच का। ए इज द करेक्ट आंसर, हियर वी गो। क्लियर है, विच, तो क्या कह रहा है, द प्रॉब्लम, द प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स, विच वी हैव सेलेक्टेड, जिनको हमने सेलेक्ट किया है अपनी टीम के लिए, वो यंग है और महत्वाकांक्षी है। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, तो आंसर इज ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बनाओगे ना। क्वेश्चन कह रहा है इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको सबक सिखा देता। तो भैया इफ आई वर हिम का क्या मतलब है, देखो ये हिम बदतमीजी है और गलत है। इट शुड बी इफ आई वर ही का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसकी जगह होता। तुम कह रहे हो सर क्यों, तो याद रखो, क्या बात याद रखोगे, नया कॉन्सेप्ट है ये। इन केस ऑफ hypothetical sentences use subjective pronoun। अब भैया ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब कह रहे हो आप अगर मैं उसका होता थोड़ी बोल रहे हो, अगर मैं उसको होता थोड़ी बोल रहे हो, अगर मैं वह होता बोल रहे हो, तो वह क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है ना। हिंदी में भी तो हम ऐसे ही कहते हैं, ये तो कहते हैं अगर मैं तू होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या ऐसे बोल देते हैं, या ये कहते हैं अगर मैं तेरा होता, अगर मैं तुमसे होता, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जब भी आप कहेंगे इफ आई या शी या ही या कुछ भी, किसी का नाम भी है जैसे राजन, वॉट एवर, वर, अब यहां पे भी जो लगाएंगे वो भी सब्जेक्टिव ही होगा, है ना। आप इफ आई वर, इफ ही वर, मी नहीं कह सकते, है ना, हर नहीं कह सकते, हिम नहीं कह सकते, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इनकी जगह यूज क्या करना चाहिए, तो भाई इनकी जगह यूज करना चाहिए या तो इफ, आई यूज कर सकते हो, शी यूज कर सकते हो और ही यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इन केस ऑफ हाइपोथेटिकल्स यूज सब्जेक्टिव, आंसर हो जाएगा ए। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं तुम्हारी तरह, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड टीच हिम अ लेसन, तो उसे एक लेसन सिखा देता। आंसर इज ए, सबक सिखा देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
ईच ऑफ अस, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी आप ऑफ द कहते हैं, ईच ऑफ द, सम ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, तो आगे का जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी करी थी, क्योंकि जब आप ईच ऑफ द कहते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत सारों में से किसी एक की बात आप कर रहे हैं। तो ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, तो ये बिल्कुल सही है। ऑफ शेक्सपियर, ये भी बहुत सही है। और कह रहा है इज आउटस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और प्रोनाउन दोनों का मिक्स मिलाकर है। सो कह रहा है ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, ये जितनी भी फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हुई हैं शेक्सपियर की, वो कैसी हैं, जबरदस्त हैं, इज आउटस्टैंडिंग। तो इसमें जाएगा भाई मेरे नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे? कह रहा है बहुतों में से एक की बात कर रहा है, ईच मतलब इनमें से हर एक की इंडिविजुअली बात कर रहा है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाया ना। सो ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज किसकी, शेक्सपियर की। इज आउटस्टैंडिंग, तो इस क्यों यूज किया, सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पे क्या है मेरा बच्चा, ईच है, इसलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन कहता है वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न्ड अ गुड नेम। अब देखो जो आपने यहां पे सीखा ना, जो आपने यहां पे सीखा वही चीज आपसे अगले क्वेश्चन में पूछ ली गई है। कैसे? वी आर प्राउड, हमें घमंड है या हमें गौरव है इस बात पे, ये अनाउंस करते हुए दैट एवरी वन ऑफ अस, के हम में से हर एक। तो भाई देखो इसमें एक तो गलती है कि जब हम एक ग्रुप में से हर एक की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं कहूं एवरी वन वॉन्ट्स मनी, तो मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनरली, है ना। मैं कह रहा हूं भाई सबको पैसा चाहिए, स्टूडेंट है उसको भी पैसा चाहिए, लॉयर है उसको भी पैसा चाहिए, टीचर है उसको भी पैसा चाहिए, प्रधानमंत्री है उसको भी पैसा चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो तब मैं कह सकता हूं एवरी वन नीड्स मनी। बट जब मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, 4 लोगों की बात कर रहा हूं, 6 लोगों की बात कर रहा हूं, एक कमरे में जितने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो मैं एवरी का नहीं मेरे दोस्त ईच का इस्तेमाल करूंगा। तो पहली गलती तो ये हो गई, ईच ऑफ अस, वो कह रहा है हम में से हर एक, है ना। वी आर प्राउड, और वी आर प्राउड का मतलब है टू अनाउंस, तो ये कोई कंट्री की बात नहीं हो रही है, कोई मॉरल की बात नहीं हो रही है, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक जगह की बात है, हैव अर्न्ड अ गुड नेम, कुछ लोगों की बात है जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है। तो हम क्या बोलेंगे, वी आर प्राउड टू अनाउंस, मुझे फख्र है ये बताते हुए कि ईच ऑफ अस हैज अर्न्ड। तो 2 गलतियां हैं, ईच ऑफ अस क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हैज अर्न्ड अ गुड नेम। तो याद रखिएगा मैंने ईच और एवरी का भी डिफरेंस बताया है कि ईच जब आप स्पेसिफिक किसी ग्रुप 2, 4, 6, 10 बंदों की बात कर रहे हैं विद इन अ ग्रुप, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं जनरली सभी की, जैसे एवरीवन नीड्स मनी, एवरीवन लव्स हिज वाइफ, या एवरीवन इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, ये जनरली मैंने बात करी, जनरल सेंस में आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इतना पप्पू क्वेश्चन है ना, पढ़ते ही खत्म हो गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स, तो नए रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है, किसकी बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की, न्यू रोड्स की बात नहीं हो रही है, याद रखना। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी। इन द रीसेंट टाइम्स, हु एम, तो कंस्ट्रक्शन के साथ हु लगा सकते हो। क्या हम नॉन लिविंग चीजों के साथ हु लगा सकते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हु, हुम और हुस, याद नहीं आया? अरे हु, हुम और हुस का इस्तेमाल कब होता है मेरे चीते? जब हम बात करते हैं पर्सन की। तो यहां पे पर्सन की बात थोड़ी हो रही है, नहीं तो हम इस्तेमाल करते हैं दैट या फिर विच का, ठीक है। तो यहां पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स, जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो काम होना है, कंस्ट्रक्शन है नए रोड्स का अभी रिसेंट टाइम्स में, दैट एम्स, दैट एम्स, एम्स क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लगेगी। दैट एम्स एट मेकिंग द हाईवेज 4 लेन, जिसका
एम क्या है, कंस्ट्रक्शन होना है नए रोड का, जिसका एम क्या है कि ये जो हाईवे है उसे 4 लेन बनाना है, कि 4 गाड़ियां एक साथ धपाधप 100 की स्पीड से दौड़ती चली जाए, 4 लेन। इज बीइंग स्पॉन्सर्ड, तो इज भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। किसके स्पॉन्सर्ड, किससे, इंटरनेशनली से स्पॉन्सर किया गया, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स मिल गए। तो भैया देखो यहाँ पे वो नहीं आएगा, दैट आएगा, क्योंकि रोड की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसने लगाया है हु, उसका गलत हो गया है। आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, अगर आप फंस गए इसमें तो बहुत गलत कर दिया आपने। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ना ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि तुम्हें वही कॉन्सेप्ट दिखाएगा जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, पर उसमें छोटा सा डिफरेंस होगा जो इन टर्म्स ऑफ कॉनोटेशन होगा, इन टर्म्स ऑफ सेंस होगा। ठीक है, तो सेंस के संदर्भ में, सेंस के रिलेवेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन गलत लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ मीनिंग और ग्रामर लगाएंगे तो शायद सही लग सकता है। आइए लगाते हैं। सो ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, हर लड़की को एक पैकेट दिया गया जिसमें मिठाइयाँ थी। हर एक लड़की, किसी ग्रुप की बात हो रही है। एंड शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी का मतलब है और वह खुश थी। अरे वह कौन, वह कौन, वह किसी का नाम आया है पहले क्या, नहीं पता ना, तो आप यहाँ पे शी नहीं लिखेंगे। तुम बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो ईच गर्ल, यहाँ पे बिल्कुल सही है ना भैया, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये एकदम टनाटन है। तो ईच गर्ल वॉज गिवन, हर लड़की को दिया गया एक पैकेट ऑफ स्वीट्स, एंड दे वर हैप्पी, और वह खुश हो गए थे। अब यहां पे आप पहले तो आपने जो इनकी बात करी ना, तो सबको एक एक पैकेट दिया गया, क्योंकि सबको एक पैकेट दिया गया इसलिए सबको इंडिविजुअली यूज किया गया और हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं एंड दे वर हैप्पी, और वह, तो आप यही तो कह रहे हैं कि और वो लोग बहुत खुश हुए, ये कह रहे हो ये बहुत खुश हुई, वह बहुत खुश हुए, इसलिए यू हैव टू यूज दे। तो पहले वाले में इन्होंने क्या किया, सिंगुलरली यूज करके दिखाया, और दूसरे वाले में प्लूरल यूज करके दिखाया ना। तो वक्त के साथ ये क्वेश्चंस आपको आएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। तो शुरू के 10 क्वेश्चन में थोड़ी सी दुविधा हमेशा आपको रहती है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट नए होते हैं, कुछ टेढ़े क्वेश्चंस में लेके आता हूं। गर्म होते हो ना तुम शुरू के 10 क्वेश्चन में, उसके बाद फिर तुम फोड़ते हो बढ़िया से। पोएट्स लव एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, तो पोएट्स जो हैं वो सबको प्यार करते हैं और एक चीज को प्यार करते हैं, किसको, हु रिमाइंड्स देम ऑफ द नेचर एंड रियलिटी, जो उन्हें नेचर और रियलिटी के बारे में याद कराता है, उनको याद दिलाता है, तो पोएट्स उसको प्यार करते हैं। चलो मान ली बात। सो पोएट्स लव एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, तो भैया जब भी आपने थिंग लगा दिया तो ये नॉन लिविंग हो गया ना, है ना, और यहां पे आपने एवरीबॉडी लगा दिया तो ये लिविंग हो गया। अब यहां पे आ गया कौन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन आ गया मेरे दोस्त, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो हमें ये देखना है ना किसके अकॉर्डिंग लगेगा, भाई एवरीवन के अकॉर्डिंग लगाऊं या एवरीथिंग के अकॉर्डिंग लगाऊं, पर ये दोनों तो एंड से जुड़े हुए हैं तो ये एक जैसे ही हो गए हैं, है ना। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग दोनों भी आएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रोनाउन दैट का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप ऐसे समझ लीजिए थिंग या नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर लेंगे और आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। सो पोएट्स लव एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स, हर एक चीज जो रिमाइंड कराती है, सो दैट रिमाइंड्स देम, जो उन्हें रिमाइंड कराती है किसका, प्रकृति का और वास्तविकता का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। I hope you have got the question, and we have moved on to question number 10. So 10 seconds once again. We must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep
वन सेल्फ इट। अगर आप यहां पे वन यूज करते तो ये होता वन मस्ट सप्लीमेंट वंस डाइट, पर आपने वन यूज नहीं किया ना, आपने क्या यूज किया, आपने वी यूज किया। तो जब आप यहां पे प्लूरल यूज कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, वी मस्ट सप्लीमेंट आर डाइट, तो वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आर। ये भी बिल्कुल सही है। विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप ourselves, क्यों भाई ourselves, क्योंकि वी का इस्तेमाल हुआ है ना, तो वी के साथ ourselves और वन के साथ वन सेल्फ, आंसर इज सी। तो एक बार जरा अपना स्कोर देखना, अगर आपका स्कोर इसमें 6 या 6 से कम आया है, 6 आया है या 6 से कम आया है, 6 से ज्यादा आना चाहिए, 7 आया बहुत बढ़िया बात है, 8 आया बहुत अच्छी बात है, 9 आया है तो तुमने दिल जीत लिया है, और 10 आया है तो समझ लो कभी मेरे सामने मत आना, प्यार प्यार हो जाएगा मुझे तुमसे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, 10 on 10 अगर तुम ले आए हो तो इसका मतलब तुमने लास्ट का लेक्चर बहुत बढ़िया से देखा है। लेकिन अगर जो तुमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन मतलब 6 से भी तुम्हारा स्कोर कम आया है तो बहुत गलत बात है ना, तुमने लास्ट वाली क्लास में कुछ मिस किया है, तुमने अच्छे से नहीं देखी है क्लास। तो शुरू के 10 क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूं कि भाई शुरू के 10 क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसलिए एक बार जरूर लास्ट वाली क्लास देख लेना अगर तुम्हारा स्कोर 6 है या 6 से कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। whomever comes late। अब आपको एक बात तो बताओ, whomever का मतलब होता है जो भी, है ना, whatever कुछ भी, है ना, एवर जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब भी जैसा निकल आता है। तो जब आप कहते हैं whomever, तो whom तो हम जानते हैं ना ऑब्जेक्टिव होता है, तो शुरू में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ब क्यों लगा रहे हो उसके साथ, कम्स क्यों लगा रहे हो उसके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, कम्स नहीं लग सकता है ना, क्योंकि कम्स तो एक वर्ब है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ वर्ब नहीं लग सकता। कभी तुम क्या बोलते हो, मी कम, क्या बोलते हो हमेशा, आई कम, सब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो, बस यही बदतमीजी यहां पे हुई है। whomever को खोपचे में लेके काटो और इसकी जगह लिखो whoever का मतलब है जो भी, और ये हो जाएगा मेरे दोस्त सब्जेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, whoever comes late, जो भी देर से आता है, will not be allowed to make his presence in the register, तो उसको अलाउ नहीं होगा कि वो अपनी अटेंडेंस या फिर प्रेजेंस मार्क कर सके रजिस्टर में। तो सेंटेंस एकदम तनतना गया, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहां आप सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। देखिए याद रखिए, बोथ का इस्तेमाल हम फॉर टू करते हैं, ये तो हमें पता है, सबको पता है, 5वें 6ठे क्लास से पता है। एक चीज बड़े होके जान ली कि नाइदर का इस्तेमाल भी हम किसके लिए करते हैं, फॉर टू के लिए करते हैं। तो अब तो कंफ्यूजन हो गया, सर मैं यहां पे नाइदर लगाऊंगा या बोथ लगाऊंगा जब मुझे दो का इस्तेमाल करना है। तो सुनो मेरे बच्चे, बोथ के साथ डू नॉट यूज नॉट, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करो, दीज आर यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। समझे मेरी बात। ऑन दी अदर एंड मैं आपको बता चुका हूं नाइदर नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो बोथ ऑफ देम विल नॉट, क्या बदतमीजी है, या तो आप कहो इसे इस तरीके से बनाओ, बोथ ऑफ देम विल रिफ्यूट दी चार्जेस। रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई कर देना, है ना। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, डिनाई कर देना, मना कर देना कि भाई हम नहीं दे रहे पैसे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। किसी ने आके तुम्हारी गाड़ी ठोक दी, तुम गुस्से में निकले, बाहर निकले, तुमने कहा ये क्या करा है, तो पता चला उसमें से 2 लड़कियां निकली सुंदर सुंदर, है ना, तुमसे कह रही मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब देखो आपने ब्रेक मार दी, मेरी गाड़ी तेज थी, मैंने लाके आपके पीछे ठोक दी, आपकी दोनों हेडलाइट टूट गई, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नो। ठीक है, मैंने तो ठोक दिया, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, आई डोंट हैव मनी, आई कैन नॉट कंपनसेट बिकॉज इट इज रोड, यहाँ पे तो ऐसा होता है भैया, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब तो तुम फंस गए ना। तो ये क्या है, तो तुम्हें समझ में आ गया, बोथ ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस। तो एक तो तरीका ये है। अब अगर तुम इसे नेगेटिव बनाना चाहते हो तो इसके साथ नॉट नहीं लग सकता, बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तुम्हें इसे ऐसा कह सकते हो। नहीं, इसका तो मीनिंग बदल जाएगा ना, बोथ ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, इसका मतलब यही होगा
विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, या फिर इसे ऐसे बना लो। तो याद रखो बच्चे, ये वाला भी एकदम सही है और ये वाला भी एकदम सही है, ये दोनों सही तरीका है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर बात नाइदर की हो रही है, सेंटेंस का जो सेंस आएगा, कॉन्नोटेशन आएगा, वो नेगेटिव होगा। अगर बात बोथ की हो रही है तो सेंटेंस का जो कॉन्नोटेशन आएगा, सेंस आएगा, वो पॉजिटिव होगा। So the answer is going to both of them. A is the correct answer. Next question. Question number 13. हाय, ये क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। You and I shall make the villagers understand the value of education. तो कह रहा है तुम, मतलब जो नहीं है वहां पे ही, वह, तुम और मैं गांव वालों को सिखाएंगे वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है भैया? पॉजिटिव आइडिया। हम सब जानते हैं अगर पॉजिटिव आइडिया होता है तो 2 3 1 2 3 1 का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो 2, यही गलती है, ऑप्शन में लिया, काट दिया और इसकी जगह यूज क्या कर लिया? इसकी जगह यूज कर लिया 2, मतलब यू, 3 ही एंड आई। So this should be the correct sequence of the pronouns and the answer is A. ये पढ़ाया था ना 1 2 3 2 3 1, आज भी पढ़ाया, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Next question. One must not think that he is always right, as one must not think that one is always right होगा ना। ये तो क्वेश्चन हमने कई बार कर दिया भाई, वन के साथ वन आता है ना, और ही अगर होता तो हम बोल देते वन मस्ट नॉट थिंक दैट वन इज ऑलवेज राइट, एज दिस विल मेक इट डिफिकल्ट टू वर्क विद अदर्स। अगर तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम हमेशा सही हो तो दूसरों के साथ कभी काम नहीं पढ़ पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम क्या बोलते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं या उसमें एरर चेक करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब होगा? लेफ्ट टू राइट का मतलब होगा, इस वाले क्वेश्चन से समझ में आएगा। तुम कहोगे सर यहां पे ही कर दूं, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। वन को काट के अगर मैं ही कर दूंगा तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। ही मस्ट नॉट थिंक दैट ही इज ऑलवेज राइट, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कर सकते हो, लेकिन ये बदतमीजी हो जाएगी क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। ये हमारा लेफ्ट है, इधर से चलेंगे और टर्म ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो हम ऐसे गए लेफ्ट टू राइट, ही शुड अंडरस्टैंड। तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज रिलीजियसली। तो उसे समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटीज ईमानदारी के साथ, रिलीजियसली। तो ही शुड अंडरस्टैंड, तो ही यहां पे यूज हुआ, इसलिए यहां पे मैंने हिज किया। अब ये क्वेश्चन पे मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये तो आपको आता ही है, बट मैं इस पे इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे वो वन कर देते हैं, तो उनको लगता है वन के साथ वंस यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप पीछे जाके सही सिर्फ तब करेंगे जब आगे सही हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे भी वन यूज हुआ हो और आगे कहीं सी पार्ट में भी वन यूज हो गया हो, तो आप कर ही नहीं सकते फिर दोनों में ठीक, तो आप पहले वाले पार्ट में ठीक कर देते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये वो बात है कि क्वेश्चंस आपको आते होते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं, इसलिए मेरे दोस्त इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ही शुड अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज रिलीजियसली। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट एफिशिएंट टीचर। मिस्टर गुप्ता सबसे ज्यादा एफिशिएंट टीचर हैं। दैट टीचर्स थोड़ी होगा भाई, ये टीचर होता है, टीचर तो इंसान है ना। अगर ये पर्सन है तो पर्सन के साथ क्या लगाओगे बताओ? दैट थोड़ी लगा दोगे।
हु लगाओ, बस वही कहानी है। सो मिस्टर गुप्ता इज द मोस्ट एफिशिएंट टीचर। एफिशिएंट का मतलब है जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बढ़िया से काम करते हैं, है ना। हु टीचेस मैथ्स टू द सीनियर सेक्शन, जो सीनियर सेक्शन को मैथ्स पढ़ाते हैं। अब तुम सोचोगे एक ऐसा क्वेश्चन लेके आओ सर नंगा ABCD पार्टी नहीं बनाए। रीजन है इसका, रीजन यह है कि तुम लोग क्या सोचते हो, पार्ट ढूंढ लेते हो, एरर नहीं भी पता होता है तो ABC और मन को देते हो शांति, मेरे तो सही हुआ, सर ने भी C लगाया, मैंने भी C लगाया। चाहे सर कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हो और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन कुछ और हो उस आंसर के लिए C, तो यकीन जानो इस आंसर को तुम्हें गलत मानना है। अगर तुमने इस आंसर को गलत नहीं माना है तो गलत तो भी तुम्हारा गलत तुम्हारे मानने से नहीं होता है, ठीक है। जो गलत है वो गलत है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है ना। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एकदम नंगा क्वेश्चन, ABCD ऑप्शन ही नहीं है। बट ये क्वेश्चन तुम्हें सिखाने के लिए है, तुमसे ये पूछने के लिए कि बताओ एरर कहाँ है, पार्ट तो है नहीं, तो किसी भी एक वर्ड में एरर हो सकता है, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड इट। सो दीज क्वेश्चंस आर अ लिटिल बिट ऑन द टफर साइड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू होन योर स्किल्स a little bit more on the stronger sides, है ना। Let's go for this. This is the artist that sell paintings for millions in the international market. अब यहां पे पता है कि मैं 2 गलतियां हैं, जो समझदार बच्चा है वो समझ गया। 2 गलतियां। पहली गलती क्या है, दिस इज द आर्टिस्ट, ये है वो आर्टिस्ट। अगर ये आर्टिस्ट है तो सीधी सी बात है इंसान होगा ना। या कभी तुम लेके आओगे अपना कोई लेब्राडोर के, देखो सर इतना बेहतरीन आर्टिस्ट है, इसने ये पेंटिंग बनाई है मेरी सोते हुए, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है कि ये होगा पर्सन ही। तो अगर ये पर्सन होगा तो दैट बिल्कुल गलत होगा और आप इसकी जगह लिखेंगे क्या, हु। सो दिस इज द आर्टिस्ट हु। अब जब आर्टिस्ट कितने हैं, 1 आदमी है, 2 है, 3 है, भैया एक ही तो आदमी है, आर्टिस्ट थोड़ी है, तो क्या है 1 है। तो यहां पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आनी चाहिए मेरे दोस्त, सिंगुलर आनी चाहिए, तो सेल गलत हो जाएगा, इट शुड बी सेल्स। तो ये 2 गलतियां थी। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनमें से किसी भी गलती पे फोकस करके वो एक पार्ट बना देगा और एरर पूछ लेगा। जब आपको सेंटेंस पता होगा तो आप पार्ट वो कुछ भी बनाए, ऑप्शन में खेल नहीं पाएगा आपके साथ। तो क्या कह रहे हैं, दिस इज द आर्टिस्ट हु सेल्स पेंटिंग्स फॉर मिलियंस। ये है वो आर्टिस्ट जो बेचता है पेंटिंग्स अपनी मिलियंस में इंटरनेशनल मार्केट में। चलो एक और करेंगे ऐसी वाला क्वेश्चन, दम लगाओ। He always shaves himself before going out in the evening. So he always shaves. बिल्कुल सही है, वो हमेशा शेव करता है हिमसेल्फ, खुद को शेव करता है। तो कब, जब वे बाहर जा रहा होता है शाम में। तो जब भी वो घर से शाम में बाहर जाता है तो अपने आप को शेव करता है। और अगर वो बाहर नहीं जाता तो क्या करता है, घर वालों को शेव कर देता है, पड़ोसियों को शेव करता है। कोई भी सड़क पे जा रहा होता है तो बस उसे पकड़ के शेव कर देता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो शेव करने के लिए आपको हिमसेल्फ या माईसेल्फ लगाने की क्या जरूरत है, अरे हिमसेल्फ माईसेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कौन है, रिडंडेंट है। और मैंने तुम्हें याद होगा वर्ड भी लिखवाए थे, कीप, बेथ, प्रूव, और ऐसे बहुत सारे वर्ड मैंने तुम्हें लगवाए थे, टर्न, क्वालिफाई, याद है ना। इन सब के साथ डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें एक स्टॉप भी बताया था मैंने तुम्हें, एग्जाम्पल भी दिए थे, जिसने लास्ट क्लास देखी है उसके लिए आसान होगा, है ना। क्योंकि अब हाइड भी था ना एक वर्ड, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हाइड पे, ही हिड हिमसेल्फ, तो अल्टीमेटली शेव भी उसी में आएगा। तो अब तुम सोचोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, कॉमन सेंस की बात है। कभी तुमने सुना है ही शेव्ड हिमसेल्फ, या तो तुम बता दो कि भाई ही शेव्स हिज हेड, कि भाई जब भी वो जाता है तो वो अपना सर, अबे यार हेड, तो वो अपना क्या है सर मूंड के जाता है बाहर। उसे शादी मतलब पार्टी में जाना है, इवनिंग में जाना है, तो एकदम चांद निकालता है चिकनी, और चिकनी चांद लेके जाता है। या तो तुम ये बात कहना चाह रहे हो, या फिर तुम कहना चाह रहे हो ही ऑलवेज शेव्स हिज बियर्ड, कि जब भी जाता है दाढ़ी एकदम चिकनी करके जाता है। चलो ये बात भी समझ में आ रही।
लेकिन ही शेव्ड हिमसेल्फ, ही शेव्स हिमसेल्फ, वो खुद को शेव कर लेता है। तो ये बड़ी अजीब हो जाती है बात, इसलिए इट साउंड्स रॉन्ग, इट शुड नॉट बी हिमसेल्फ। हिमसेल्फ को बस खोपचे में लेंगे और काट देंगे, बाकी सेंटेंस सही है। ही शेव्स, ही ऑलवेज शेव्स बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग। तो ही शेव्स हिज बियर्ड लिख दो या फिर शेव्स, अंडरस्टूड बात है। तो ये थे 3 क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिक थे, दिमाग लगा के आपने कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तो 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, इसलिए अगर थोड़ा सा स्कोर 10 to 20 दिक्कत में आता है तो भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, we didn't buy the dining table because it was too expensive। अब यहां पे एक चीज और है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये तो ज्यादा आसान वर्ड है। सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा, फालतू, जरूरत ही नहीं है ना, जिसकी जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा, एडिशनल, बिना वजह का। सो वी डिड नॉट बाय द डाइनिंग टेबल, हमने डाइनिंग टेबल नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? बिकॉज इट, अब जैसे तुम्हें बताया था इसका मतलब क्या होता है, या तो इट्स का मतलब इट हैज होता है, इट वॉज होता है, इट इज होता है, कुछ भी। पर तीनों ही सेंस में तुम कह सकते हो इट हैज वॉज, इट इज वॉज, इट वॉज नहीं कह सकते ना। तो यही तो बदतमीजी है, यही तो तुम्हें करना है। टेबल, बिकॉज यहां पे इट्स की जगह सिर्फ इट कर दो, बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव। या तो ये वाला वॉज काट दो या फिर इट्स की जगह पे इट्स कर दो। तो वो क्या कह रहा है कि क्यों नहीं खरीदी? बड़ी महंगी थी इसलिए नहीं खरीद पाए। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। बहुत कम कम टाइम इसलिए दे रहा हूं, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इनविटेशन। अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो मैंने क्या बताया था आपको? दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इनविटेशन, वो लोग जिन्होंने इनविटेशन रिसीव नहीं किया है, ही शुड लीव। अब मैं मीनिंग समझिए, क्या कहा जा रहा है? एक अनाउंसमेंट हो रहा है, आप भी वहां पे बैठे हैं और आपसे आके कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहा जा रहा है क्या? ये वाली बात, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इनविटेशन, जिन लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है, ठीक है, इतनी बात। एंड ही शुड लीव, जिस लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है, ही शुड लीव, कि जिन लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है ये चला जाए। ये क्या बात हुई, ये चला जाए? अरे जिन लोगों को अगर इनविटेशन नहीं मिला है तो ये क्यों कहोगे ये चला जाए? ये कहोगे ना कि वो लोग चले जाएं, दे शुड लीव। ठीक है, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इनविटेशन दे शुड लीव। या फिर कुछ भी मत कहो, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इनविटेशन शुड लीव कह दोगे तो भी अंडरस्टूड होगा कि दे की ही बात हो रही है। पर जबरदस्ती कोई और प्रोनाउन उसमें बीच में नहीं घुसाना है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, तो 20 क्वेश्चन करे हैं, उम्मीद है मजा आया होगा इन क्वेश्चंस में। तगड़े क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आ गए हैं और यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशन हु फोकस। अब देखो ये वही वाली चीज है, ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पीछे करा था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पीछे करा था।
अभी तो किया था। चलिए कोई नहीं, आपको याद आ जाएगा कि वो क्वेश्चन क्या था। तो क्या कह रहे हैं, वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशन, हमें इंटरवेंशन पे सच में देखने की जरूरत है। हु फोकस, हु कौन सा पर्सन आया इससे पहले, कोई पर्सन आया इससे पहले? इंटरवेंशन किसी आदमी का नाम है? कोई है तुम्हारे मोहल्ले में रहता हो इंटरवेंशन शर्मा? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब बस इतनी सी बात ही सोचनी होती है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन लग जाते हैं। वो बच्चा जो सोच रहा होगा यहां से लेके यहां तक का मीनिंग निकाल लूं, पहले एक एक चीज समझ लूं, नहीं हो पाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना है, उससे आसानी से काम हो रहा है ना। तो हमें पता है इंटरवेंशन लड़का नहीं हो सकता, कोई इंसान नहीं है, वी भी नहीं है ना, वी हो सकता है। सो वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशन। हु फोकस, तो इंटरवेंशन फोकस करने की बात कर रहा है या फिर वी की बात कर रहा है? वी की बात नहीं कर रहा, वो इंटरवेंशन की फोकस करने की बात कर रहा है। ऐसी इंटरवेंशन दैट फोकसेस, ऐसी इंटरवेंशन विल लीड टू लुक एट इंटरवेंशन। क्योंकि ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ये इसका एंटीसीडेंट होता है, और मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो लगती है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है, वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है, जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आता है। तो इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग लगी, दैट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट, है ना, दैट कैन अचीव सस्टेन्ड वेट लॉस एट द रिकमेंडेड 1 और 2 पाउंड्स पर वीक। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरप्शन, है ना, या फिर कोई चेंज किसी चीज के अंदर कुछ बदलाव करना, दैट इज इंटरवेंशन, बी। क्वेश्चन नंबर 22, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट अवे। तो क्या मतलब हुआ कि वहां पे बड़ा ज्यादा कूड़ा करकट था, लॉट ऑफ रबिश, कहां पे? फ्लोर पे। तो आई आस्क्ड संगीता, तो मैंने संगीता से बोल दिया कि भाई ऐसे साफ कर दो। देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर, सही है। सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट्स अवे, इट्स उसका। अब इसके क्या है, पॉसेसिव है, पॉसेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, उसका। जरा मीनिंग निकालो। देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश, बहुत सारा कूड़ा था जमीन पे, फ्लोर पे। तो मैंने संगीता से बोला टू स्वीप, ये साफ कर दे, इट्स उसका, साफ कर दे उसका, अवे अलग, उसका अलग करके साफ कर दे। अरे भैया क्या मीनिंग दे रहा है, तो ये बदतमीजी हो जाएगी, तो ये इट्स नहीं हो सकता, है ना, इट शुड बी इट। इट का मतलब क्या हो जाएगा कि अब आप बात कर रहे हैं किसकी, कूड़े की बात कर रहे हैं, तो इट्स पॉसेसिव होता है। इट्स यहां पे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, पर पॉसेसिव यहां पे नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा ए बी, है ना, यहां पे ऑब्जेक्टिव यूज होगा, पॉसेसिव नहीं चाहिए। हाँ 2 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, ईच, इन सब के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा यूज करिएगा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब, लास्ट क्लास में बताया था ना। तो इट शुड बी एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान की जगह हिज प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मुझसे ना बच्चे बार बार पूछते हैं, सर जो आप विक्रांत में पढ़ा रहे हैं क्या उससे मेरा पढ़ के सब पूरा हो जाएगा? बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर जो शौर्या में पढ़ रहे हैं, सर क्या मेरा शौर्या कंप्लीट है, इसमें सब कुछ मेरा हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता सकता हूं कि एग्जाम में क्या आएगा और तुम्हें उससे कैसे करना है। समझ लो ना मेरी बात। इंग्लिश इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तुम्हें पता है शौर्य की शायद ही कोई क्लास ऐसी होती होगी, शौर्य जो हमारा पेड बैच है उसकी शायद ही कोई क्लास ऐसी होगी जिसमें मैंने बच्चे से नहीं कहा हो कि विक्रांत मत देखना, है ना। मैंने उसको हमेशा बोला है विक्रांत देखना है, हर हाल में देखना है, हर क्लास में बोलता हूं कि भैया विक्रांत में तुम प्रैक्टिस करोगे, विक्रांत से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। तो किसी भी बच्चे को ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि विक्रांत सफिशिएंट है, उसको ये भी नहीं सोचना है कि जो है क्या बोलते हैं ये शौर्य सफिशिएंट है। कोई भी बैच अगर आपने लिया है तो वो सफिशिएंट नहीं है। किसी टीचर से मत पूछिए, आप जान लीजिए कि वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है? सफिशिएंट है प्रैक्टिस।
आप प्रैक्टिस करते रहिए, उस दिन तक करते रहिए जिस दिन आपका पेपर होगा, बस समझ लीजिए वही सफिशिएंट है, इससे कम में कुछ नहीं होगा। करते रहिए, एक चैप्टर को 4-4 5-5 बार करिए। अगर आपका स्कोर उसमें नहीं आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आईना दिखाता है, वो है मॉक टेस्ट। जिस दिन तुम्हारा मॉक टेस्ट में नंबर आने लगे बढ़िया एकदम तनतनाते हुए, तुम्हारी यहां पे रैंक बनने लगी, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर का पेपर था और तुम स्कोर करने लगे हो 90 या 85, समझ रहे हो, तो समझ लो उस दिन तुम्हारी छाती चौड़ी हो गई है, अब तुम्हारा एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम बस पूछे ही जा रहे हो, सर इससे हो जाएगा, चलो ये निपटा देता हूं, निपटाने वाला काम नहीं है ना, कि ये निपटा देता हूँ, शौर्य निपटा देता हूँ, विक्रांत निपटा देता हूँ, फिर हो जाएगा। नहीं भाई, मैं इस चीज़ को ना ही प्रमोट करता हूँ ना तुमसे कहता हूँ, तो क्योंकि ये कॉम्पैरेटिव एग्जाम है और कंपटीशन में तुम्हें लास्ट तक रखना होता है। मतलब ये तुम्हारा एक ऐसा सवाल होता है कि तुम आके किसी से पूछ रहे हो, आज क्रिकेट मैच है, तुम कह रहे हो सर एक बात बताओ, अगर कि मैं शुरू के 6 ओवर में 60 रन मार दूं तो जीत ही जाएंगे ना हम। नहीं भाई, पूरी टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा। तुम अगर सेंचुरी मार दोगे, 6 ओवर में 60 रन छोड़ो, तुम अगर पूरी सेंचुरी भी मार दोगे और टीम ने बेकार खेला तो बेकार हो जाएगा। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दी सटिल नुआंसेस, छोटी छोटी बारीकियों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो इसका मतलब वन का मतलब होता है किसी को, मतलब जनरली यूज होता है, तो कहता है हर किसी को करनी चाहिए तुम्हारी ड्यूटी। कैसे? ऑनेस्टली और सिंसियरली। ऐसा होता है क्या? मतलब कोई मेरी ड्यूटी करे, मैं यहाँ पे आके और कहूँ देखो भाई आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं है, तो किसी को मेरी ड्यूटी करनी चाहिए, कैसे? ऑनेस्टली और सिंसियरली। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो जब आपने वन यूज कर दिया तो इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा? योर थोड़ी होगा, वंस होगा, वंस। अगर तुम यहां पे योर यूज करते, यू यूज करते, है ना, अगर तुम कहते यू शुड डू, तब योर ड्यूटी हम मान लेते। तो यू के साथ योर और वन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के वंस, क्योंकि यही है इसका पॉसेसिव केस। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आप अभी मेरे साथ कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की तो हम हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो इफ रमेश वर ही, बस क्वेश्चन खत्म। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब एकदम सीधा था, आसान था। अगला क्वेश्चन कहता है शी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज। उसने मदद करी उनमें से हर एक लड़के की, इन डूइंग देयर वर्क। उसने हर एक लड़के की जो मदद की है ना, वो इंडिविजुअली की है ना, क्योंकि आपने यूज किया शी हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज बॉयज, तो मतलब इंडिविजुअली। जैसे स्कूल में नहीं होता था ना, वैसे ऐसा बहुत ही कम होता था कि कोई एक लड़की है वो सबकी मदद कर रही है, सारे बॉयज की, सारी गर्ल्स की, कि सबका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये वैसी लड़की की बात है। तो उसने सबकी मदद करी, बॉयज इन डूइंग देयर। देयर का मतलब हो जाएगा उन सब का काम कलेक्टिवली। तो उनका सबका काम कलेक्टिवली की बात नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं। तो इट शुड बी हिज वर्क, इन डूइंग हिज वर्क। सो द आंसर इज गोइंग टू बी C. Next question. Question number 27. तो देखो दोस्त, यह है ट्रिक क्वेश्चन। एरर ढूंढ रहे होगे कहीं और एरर तुम्हें मिलेगा कहीं और। तो कैसा क्वेश्चन है ये? ट्रिक क्वेश्चन है। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन शुड डू। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैन यूज किया तो हिज आ गया और वुमेन यूज किया तो हर आ गया। लेकिन एक बदतमीजी हो गई। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप एवरी, ईच, इन सब के साथ बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ये बात आपने सीखी थी और आप सीख के भी भूल गए। सो एवरी मैन होना चाहिए ना, ये तो प्लूरल है, ये एवरी मैन होना चाहिए। जैसे यहां पे वुमेन है, तो जैसे मैन गलत है
ऐसी अगर आप यहाँ पे women कर देते तो ये भी गलत होता। तो every man and every woman should do his and her duty। his and her बिल्कुल सही है ना, दोनों को इंडिविजुअली बात हुई है, तो आंसर बी हो जाएगा। लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है नाइदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑफ द हम किसी के साथ लगाते हैं तो वो ज्यादातर केसेस में बेसिकली जब भी हम ऑफ द लगाते हैं तो वो ज्यादातर केसेस में क्या हो जाता है, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज। तो ये प्लूरल है, बिल्कुल सही बात है। ये सिंगुलर है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, दोनों में से कोई भी किसी भी एक की बात नहीं कर रहा। तो कह रहा है नाइदर ऑफ द बॉयज, दोनों में से कोई भी लड़का हैज सबमिटेड, दोनों में से किसी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। तो जब ये सिंगुलर लगाओगे वर्ब तो प्रोनाउन भी कैसा लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। सो इट शुड बी हिज रिकॉर्ड्स, है ना। दोनों में से एक की बात हो रही, दोनों ने में से किसी ने भी अपना रिकॉर्ड नहीं भेजा है, ना कि अपने रिकॉर्ड्स नहीं भेजा है। सो इट शुड बी neither of the boys has submitted his records। आंसर इज सी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। तो उम्मीद है मजा तो आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, और आज क्वेश्चंस बन भी रहे होंगे ना, क्योंकि सब आपने बढ़िया से पढ़ लिया। आज की क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो ये फायदा होता है कि अगर आप लास्ट क्लास में बढ़िया से मेहनत कर लें तो अगली क्लास आपकी एकदम आसान हो जाती है। He did not avail of the opportunity provided by them। अब यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ ने सही लगाया होगा। मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे कौन कौन से थे, थोड़े बहुत लिख देता हूं जिससे याद आ जाए। अवेल, एब्सेंट, प्राउड, एक वर्ड पीछे आया था एंजॉय, अडैप्ट, रिजाइन, रिकंसाइल, और बहुत सारे वर्ड्स थे। तो मैंने आपको बताया था ये वर्ड आपको कहीं भी अगर दिख जाए तो इनके साथ डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव। तो शी डिड नॉट, हाँ सॉरी, यूज रिफ्लेक्सिव। तो जो जिनके साथ देखो ये वो वाले जिनके साथ करना है, जिनके साथ नहीं करना है उनकी लिस्ट भी मैंने तुम्हें दी है। एक बार नजर डलवा देता हूं ताकि तुम्हें जरा अच्छा सा लग जाए। ये है वो वर्ड, इनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने लिखा भी है डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद देम, ठीक है। लेकिन अभी ये वाले वर्ड जो हैं, ये वाले अवेल, अडैप्ट, प्रेजेंट, रिजाइन, है ना, इन सब के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो आप क्या कहेंगे, शी डिड नॉट अवेल हरसेल्फ। ए इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर क्यों करना है, तो भाई देखो हर क्यों का जवाब लास्ट क्लास में है, जाइए और देख लीजिए, गहराई से समझाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 30। These two companies always help one another। अब एक बात याद रखिए, जब आप बात करते हैं टू की तो आप यूज करते हैं ईच अदर, और जब आप बात करते हैं मोर देन टू तो आप यूज करते हैं वन अनदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं सेंटेंस लिखता हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। Ramesh and Sudha have to help each other in the business। तो क्या कहा जा रहा है कि रमेश को और सुधा को एक दूसरे की मदद करनी होगी, किस चीज में, बिजनेस में मदद करनी होगी ना। ये क्योंकि आपने दो की बात करी, एक रमेश है और एक सुधा है। अगर आप दो से ज्यादा की बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं गवर्नमेंट
एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी should help one another in getting at the truth। तो क्या मतलब हुआ, कहा जा रहा है कि सरकार को, प्रशासन को और न्यायालय को, है ना, क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए किसकी, एक दूसरे की, किस चीज में, सच तक पहुंचने में ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही नहीं आ जाए, देश जन्नत ना हो जाए। तो वन अनदर का क्या मतलब है, वन अनदर का मतलब है मोर देन, ये वाला मोर देन टू। तो मोर देन टू के लिए वन अनदर, दो के लिए ईच अदर। आसान सा क्वेश्चन था। तो दोस टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन अनदर की जगह ईच अदर। क्यों भाई, क्योंकि दो ही कंपनी है, ईच अदर दो कंपनी है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जैसा क्वेश्चन आपने पिछला वाला पढ़ा है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यहां पे खड़ा है। तो क्या कह रहा है, इंडिया, रशिया एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद वन अनदर इन दिस मैटर। तो इंडिया को, रशिया को और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ इस मैटर पे। बहुत अच्छी बात है, सारे पड़ोसी देश हैं, है ना, तो हमेशा मिलके साथ में रहना चाहिए। कहते ना, एक जगह मैंने पढ़ा था, एक पॉलिटी की बुक थी और किसी महान व्यक्ति ने कहा था, अगर तुम गूगल करोगे तो शायद मिल जाएगा। बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन 5-6 साल पहले मैंने पढ़ी थी, इसलिए अब मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, मतलब किताब याद नहीं है और वो आदमी याद नहीं है। बात लेकिन इतनी सुंदर थी कि मुझे आज भी याद है। बात ये थी कि बोला था, देयर इज नो परमानेंट एनिमी और फ्रेंड ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का कोई परमानेंट एनिमी और फ्रेंड नहीं होता, बट देयर इज ऑलवेज अ परमानेंट नेबर। पर नेबर तो हमेशा रहेगा। अब श्रीलंका तो हमारे पड़ोस में ही रहेगा ना, है ना, पाकिस्तान भी पड़ोस में रहेगा, रशिया भी पड़ोस में रहेगा, नेपाल भी रहेगा, भूटान भी रहेगा। सो इसलिए उसका मानना यह था कि पड़ोसियों से मिलकर रहना चाहिए, है ना। अब भाई देखो, नहीं मिलेगा तो फिर पिटेगा, ये बात भी तो है ना, हम क्या कर सकते हैं। अब पड़ोसी से हम मिलने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पड़ोसी नहीं मानेगा तो हम अपने आप को दबा भी नहीं सकते। लेकिन फायदा इसी में कि मिल के रहे, है ना। एक बहुत बड़े मतलब कोई पॉलिटी के टीचर ने एक किताब में लिखा है, मैं नाम भूल गया, देखना पड़ेगा, गूगल करोगे तो मिल जाएगा, बहुत फेमस आदमी है ना, या शायद कोई पॉलिटिकल फिगर है बहुत बड़ी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। अब मैं तुमसे कहूं, डियर स्टूडेंट्स एंजॉय ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। स्टूडेंट्स मजे कीजिए। कब मजे करने हैं आपको, जब भी आपकी छुट्टियां हो मजे करिए। तो ठीक है, तो क्या मजे करें, तुम कहो सर क्या कह रहे हो, कौन से मजे कह रहे हो, है ना। एंजॉय ड्यूरिंग दी हॉलीडेज तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं कहूंगा एंजॉय योर टाइम, या तो ऐसा कह दूं, या फिर एंजॉय योर फूड, योर हॉबीज, कुछ ऐसा बताओ। और अगर कुछ नहीं कह रहे तो कहना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स एंजॉय योरसेल्व्स ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। तो आंसर हो जाएगा बी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ये एक लाइन में आता है, बच्चे को लगता है डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, एंजॉय बिल्कुल सही है, ड्यूरिंग दी हॉलीडे बिल्कुल सही है, टन 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 और लगा देता है नो एरर, पर आंसर गलत हो जाएगा। बी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। The committee were divided in its opinion regarding the issue। तो the committee were divided तो बिल्कुल सही है, in their opinion हो जाएगा, in their opinion। the committee were divided, were क्यों आया, क्योंकि प्लूरल है। और यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं। अब तुम सोचोगे सर कमेटी तो एक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। नाउन्स में ही पढ़ाई ये वाली बात कि भाई कमेटी वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, पर यहां पे ये बात कर रहा है इंडिविजुअल एक्शन की। और जब भी ये इंडिविजुअल एक्शन की बात करता है तो कमेटी का मतलब क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ द कमेटी।
क्या मतलब हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ द कमिटी हो जाएगा। सो द कमिटी वर, बिल्कुल सही है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो वर क्यों कहा, क्योंकि सबने मिलके एक साथ डिसीजन नहीं लिया है, सब डिवाइडेड है। कोई कह रहा है इसको फांसी पे चढ़ाओ, कोई कह रहा है नहीं उम्र कैद करो, कोई कह रहा है नहीं इतनी भी बड़ी गलती नहीं है। तो हर कमिटी का मतलब जो भी आपने सोचा है, जिस भी मैटर पे बात चल रही है, तो क्या कहा जा रहा है कि कमिटी वर डिवाइडेड, मतलब मेंबर्स ऑफ द कमिटी वो अलग अलग सोच रहे थे। इस बात को और गहराई से और बढ़िया से एकदम क्लैरिटी के साथ जानने के लिए आप मेरी नाउंस वाली क्लास देखिए, जिसमें मैंने कलेक्टिव नाउंस के बारे में ध्यान से बढ़िया से पढ़ाया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। जल्दी जल्दी चल रहा हूं क्योंकि टाइम है कम और क्वेश्चन है ज्यादा, और आज क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के लिए तुम्हें इतना समय ही नहीं चाहिए होता है, अंग्रेजी के लिए तो बहुत ही कम समय चाहिए, तुम आसानी से तैयार कर सकते हो। अब देखो कह रहा है आइदर टीचर और दी स्टूडेंट्स। अब आपको एक बात तो पता है कि जब भी हम आइदर और या नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं, ये बात कहाँ से पता है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, कि कभी भी हम नाइदर नॉर या आइदर और का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट दैट कम्स लेटर, हमेशा उसके अकॉर्डिंग जो बाद में आता है। सो एवरी टीचर, सही बात है, और दी स्टूडेंट has to attend a Zoom meeting. So the answer is B. Answer is B. ठीक है। I, he and you were going to be fined today. ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहा है, we're going to be fined. फाइंड का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगेंगे, है ना। फाइंड का मतलब क्या होगा कि भाई चार्जेस लगेंगे। तो ये नेगेटिव आइडिया हो गया। तो जब भी नेगेटिव आइडिया होता है हम क्या यूज करते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, एकदम भाग लगा देते हैं, कहते हैं 1 2 3 हो जाए, यहां से भाग लगा देते हैं। नेगेटिव आइडिया भाग लगा दो, 1 2 3 1 2 3 ऐसे याद रखोगे। तो 1 ही, आई बिल्कुल सही होगा, 2 होगा यू, और फिर हमें लिखना पड़ेगा ही। तो दिस शुड बी दी करेक्ट सीक्वेंस, नॉट दिस। तो दिस को खोपचे में लेके काटेंगे और ये लिख देंगे। सो आई, मैं, तुम और वे वर गोइंग टू बी फाइंड, हमें फाइंड किया जाएगा आज। सो आंसर इज ए। क्लियर हुआ, यू बाद में पहले और ही बाद में। The quality of these apples is way better than the apples from Shimla. अब अगर तुम्हें याद हो, ये इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था और बहुत कुछ सीखा था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है दी क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल, जो क्वालिटी है इन सेबों की, इज वे बेटर का मतलब है फार बेटर। वे का मतलब होता है यहां पे फार, बहुत ज्यादा, है ना। फार बेटर, फार का मतलब भी ऐसे समझ लो मच बेटर, मच बेटर देन किससे, तो जो क्वालिटी है उसकी कंपैरिजन हो रही है, क्वालिटी की कंपैरिजन हो रही है। और यहां पे तो क्वालिटी है नहीं, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज वे बेटर देन द एप्पल्स ऑफ शिमला। तो तुम क्वालिटी का कंपैरिजन एप्पल से कर रहे हो, जो कि गलत है। मतलब ऐसी बात हो गई, कोई तुम किसी लड़की से कहो कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, और वो तुमसे क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे से भी ज्यादा सुंदर है, तो तुम उससे कहो कि तेरे से, तेरे मुंह से ज्यादा सुंदर तो उसके बाल हैं। ये क्या बात हुई, मुंह से बालों का कंपैरिजन थोड़ी होगा, है ना। बालों का कंपैरिजन बाल से होगा, मुंह का कंपैरिजन मुंह से होगा। इट्स वेरी सिंपल, द सेम इज हियर। सो द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज वे बेटर देन दैट ऑफ द एप्पल्स फ्रॉम शिमला। वो दैट ऑफ मतलब किसके लिए, क्वालिटी के लिए आया है। ये नाउन है, इसका ये प्रोनाउन है। तो क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, जो क्वालिटी है इन सेबों की वो काफी बेटर है किससे, उन सेबों से जो शिमला के हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37।
द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल। तो क्या मतलब हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो खड़ी हुई है किसके लिए, कि आप इंप्लीमेंटेशन करिए न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का। कोई बिल आया था न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, उसके लिए। एंड वॉज रेडी टू स्टेक, और तैयार थी, कांग्रेस पार्टी तैयार थी, वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, कि जो, और वो अपना दांव पे लगाने के लिए तैयार थी, क्या, राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगाने के लिए तैयार थी, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। सो वॉज द पॉलिटिकल पार्टी स्टूड। पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है, ये कलेक्टिव एक्शन है। जब कुछ पॉलिटिकल पार्टी करती है, तुमने देखा सारे नेता एक जैसी बात बोल रहे होते हैं, और उसका सिंपल रीजन क्या होता है, दे हैव अ मोटिव बिहाइंड ना, एक सिंपल रीजन होता है कि दे हैव अ मोटिव बिहाइंड एंड दे आर अ पार्टी। कहते हैं ना, वी आर अ पार्टी, वी आर अ कमिटी, वी आर अ टीम। तो क्या हम सब एक टीम हैं, ऐसी ये एक कमिटी है। तो वॉज का इस्तेमाल तो सही है, देयर का इस्तेमाल गलत है। तो आप क्या कहेंगे, इट्स, क्योंकि कमिटी कलेक्टिव नाउन है। तो आपने कहा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का, और वो रेडी है अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस उस पर दांव पे लगाने के लिए भी। तो आंसर इज सी। रेडी है, नहीं रेडी थी, पास्ट है ना। Question number 38. So we are left with last three questions. These three questions are from grammar, and then we are going to do questions from vocabulary. The teacher did not know who of the students broke the furniture of the class. अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया, आज की क्लास में भी किया, और ये क्वेश्चन आपके पास फिर से आ गया। So the teacher did not know, who थोड़ी होगा, which of the student, कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्नीचर तोड़ा है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हु का मतलब होता है किसी हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, यहां पे हम सेलेक्टेड की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन के केस में आप विच का इस्तेमाल करते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इनमें से किसने, तुम में से किसने, दैट इज विच। टीचर नहीं आते विच ऑफ यू हैव डन दिस, स्टैंड अप, विच ऑफ यू हैव डन दिस, या हु ऑफ यू हैव डन दिस नहीं बोलते थे ना, विच ऑफ यू हैव डन दिस। ये हो जाएगा, नहीं भैया, हाँ बी बी बी, गलत लगा दिया, गलत लगा दिया। बी इज द करेक्ट आंसर, हु की जगह विच। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Pratap, being a good teacher, she is, अच्छा, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सेलेक्टेड। अब ये वैसा सही क्वेश्चन है जहां मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे ही लगाने की जरूरत नहीं है ना, शी दे आएगा या फिर सिर्फ शुड आ जाएगा। तो मिसेस प्रताप कौन है, बीइंग अ गुड टीचर, एक अच्छी टीचर होने के नाते। तो ये जो है ना, ये बस ऐसी लगाया हुआ क्लॉज है, इसका कोई मतलब नहीं है इस वाले पोर्शन का जिसको मैंने बॉक्स में डाला है। अगर ये नहीं भी होता तब भी सेंटेंस सही था। मिसेस प्रताप इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, यही तो बोलोगे, या मिस्टर प्रताप के साथ में तुम शी भी लगा दोगे, है ना। तो मिस्टर प्रताप या मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड, तो शी नहीं आएगा। शी कौन है, सुपरफ्लुअस है ना, इज सेलेक्टेड, तो आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आसान है और एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन, ये आसान नहीं है किसी के लिए, टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ, कि हम दोनों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करें या कमांड करें कि हमारी रिस्पेक्ट करो। किससे, बोथ, वंस फ्रेंड्स एंड वंस एनिमीज, या क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कौन होते हैं, आलोचक। तो ऐसा तो हो सकता है कि हम दोस्तों से कहते हैं कि यार तू कैसे कैसे बात कर रहा है, तमीज से कर, और आलोचक तो आलोचना करता ही है। तो और ये बड़ा मुश्किल होता है कि आलोचक भी तारीफ कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है। तो एज महात्मा गांधी डिड, सो हाँ, ये महात्मा गांधी के केस में तो था कि जो लोग आलोचना करने वाले थे, मतलब आलोचना कौन थे, उनके अगेंस्ट कौन था, ब्रिटिश।
पर ब्रिटिश को भी एक बात समझ में आ गई कि यह आदमी को लड़ना बहुत ज़बरदस्त आता था। तुमने वो वाले फाइटिंग वाले मैच देखे, रेसलिंग वाले, जब कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलता है और मतलब जीतता है, मर मर के जीत जाता है, तो जो बड़ा रेसलर होता है वो भी हाथ मिलाता है, रिस्पेक्ट देता है कि हाँ यार तुम आदमी तो बहुत बढ़िया हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वही महात्मा गांधी ने करके दिखाया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चंस। अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान से सुनिए, आपको अपना स्कोर जरूर देखना है। अगर आप अपना स्कोर नहीं देखते हैं ना, तो आप ऐसे हैं कि आप आईना नहीं देख पा रहे, आपको पता ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप खड़े कहाँ हैं। बस किसी दिन एग्जाम आ जाएगा, आप जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे और अपना पेपर बर्बाद करके आ जाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बहुत मन से चाहता हूं और मैं हर दिन इसीलिए मेहनत भी करता हूं। यही तो मेरे हिस्से की खुशी है जो तुम मुझे दे सकते हो। तो भाई अपना स्कोर जरूर देखना है ना, जो चैप्टर कमजोर है उस पर ध्यान देना। 40 क्वेश्चंस आज मैंने आपको ग्रामर में कराए हैं, तो 40 क्वेश्चंस पे आपको ये देखना है कि आपका स्कोर कितना आया। तो आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, तो आपका स्कोर एटलीस्ट इसमें 32 आना चाहिए, है ना। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, इतना तो आपका आना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कोर है लेस देन 32 अगर आपका स्कोर है, तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ आपने कर दी है। अभी आपको ये चैप्टर नहीं आता। अगर 32 है ना, तो आप आगे करते करते, क्योंकि और भी क्वेश्चंस मैं प्रोनाउन के कराऊंगा। अभी तो विक्रांत की बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, मॉक टेस्ट और सब कुछ, बहुत कुछ होना है अभी तो एनडीए के लिए। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आप 32 से 35, 36, 37 बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अभी 32 भी नहीं पहुंचे हो, तो जिंदगी में और क्लास में बहुत पीछे हो, ठीक है। एक बार पीछे जाओ, सारी क्लासेस देखो, ढंग से देखो कहाँ गलती कर रहे हो, रिकॉर्डेड सेशंस देखो, कोई दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, पूछ लो, टाइगर जिंदा है ना। तो बस मुझे ये जरूर करना। अच्छा, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू पोस्ट योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो आप मुझे ये जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका 40 में से स्कोर कितना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं वोकैब की क्लास में, मतलब वोकैब के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन वोकैब का, कॉन्फर। 450 स्टूडेंट्स वर कॉन्फर्ड डिग्रीज इन द इवेंट्स ऑर्गेनाइज। तो कॉन्फर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ ऑफर करना। कॉन्फर, रेंडर, ऑफर या प्रोवाइड वाला सेंस देता है, किसी को कुछ देना, पेश करना या हैंड ओवर करना। सो स्टूडेंट्स वर कन्फर्ड डिग्रीज, दी गई थी क्या, तो ग्रांटेड भी कह सकते हैं, सीधी सी बात है, ग्रांट करना भी कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कन्फर करते हैं डिग्री को, तो दैट इज ग्रांट। तो बहुत सारे आपको क्या मिल गए हैं यहाँ पे, इसके सिनोनिम्स मिल गए। अग्रीड आपको पता है, अग्री कर देना, इससे कोई मतलब नहीं है। अरेंज से कोई मतलब नहीं है। एस्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, फाउंडेड। तो आंसर बड़ा आसान है, ए इज द करेक्ट आंसर। सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम आपने लगा दिया। वोकैब रजिस्टर आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप वोकैब रजिस्टर में ये वर्ड्स नोट नहीं करते हैं, अपना वोकैब रजिस्टर आपने मेंटेन नहीं किया है, तो बर्बादी चूम लेगी आपके। तो कोशिश करिए कि बर्बादी ना चूमे और कामयाबी चूमती रहे आपके कदम। इसलिए जरूरी है कि आपके पास होना चाहिए एक वोकैब रजिस्टर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। बर्सर्क क्या होता है, बर्सर्क? तो कह रहा है द हॉर्स वेंट बर्सर्क। बर्सर्क का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। बर्सर्क का मतलब होता है बिदक जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घोड़ा जा रहा है, आप दूल्हा बैठा है घोड़े पे, एकदम आज जोश में जा रहा है, आज तो मेरी शादी है, आज तो मेरी शादी है। किसी ने भाई फायर चला दिया शादी में, घोड़ा बिदक गया और दूल्हा फेंक दिया पीछे, तो घोड़ा क्या हो गया, बिदक गया। तो बेसिकली जिसे हम हिंदी में कहते हैं बिदक जाना, अंग्रेजी में होता है वो बर्सर्क, है ना। अनकंट्रोल जो जाना, वैसा हो जाना। तो रनिंग से कोई मतलब नहीं है। द हॉर्स वेंट बर्सर्क, ठीक है। तो ये वर्ड याद कर लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर आ जाता है, और वन वर्ड में नहीं आता तो सिनोनिम में आ जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते कब है? अबे तो तुम्हें बता के पूछता है क्या वो कि ये वन वर्ड है? वो तुमसे सिनोनिम में ही वन वर्ड पूछ लेता है और तुम्हें लगता है वन वर्ड तो पूछे ही नहीं है ना, क्योंकि
हेडिंग नहीं देता कोई कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट सिनोनिम में ही डाल के वो वन वर्ड पूछ लेता है, एंटोनिम में ही डाल के वन वर्ड पूछ लेता है। तो भैया अपना बेवकूफ मत कटवाओ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या करो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान दो। एडॉर्न्ड का मतलब क्या होता है? एडॉर्न का मतलब होता है, कहते हैं ना शी लुक्ड अडॉर्न्ड। एडॉर्न का मतलब होता है तैयार हुआ हुआ या एकदम सजा हुआ, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, है ना। डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, या कह सकते हो इम्बैलिश्ड। अब ये ना इम्बैलिश्ड बेसिकली नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। अडॉर्न का मतलब होता है ऐसी बढ़िया तैयार होके आई है, बिंदी बिंदी मंगलसूत्र लगा के है तुम्हें लगा बहुत अच्छी लग रही है। तो जब तुम्हें किसी पे प्यार आ जाए तो वो अडॉर्न वाला सजना होता है। डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, ये थोड़े से अलग वर्ड है। अडॉर्न इंसान के लिए यूज होता है तो ज्यादा बढ़िया लगता है। फेंटेड आपको पता है बेहोश हो जाना। फेंटेड मतलब वो अनकॉन्शियस। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। Rahul claimed that his friend has been consorting with him. क्या बोल रहा हूं? Rahul claimed that his friend had been consorting with the local mafia. Consorting का मतलब क्या होता है? जब आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ befriending, hanging, घूम रहे हैं बाहर, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। राहुल ने क्लेम किया है कि उसका तो दोस्त है आजकल लोकल माफिया के साथ बड़ा टाइम गुजार रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो आर्ग्यूइंग गलत हो गया, करेज गलत हो गया। एरोगेंस का मतलब तुम्हें बताइए। एरोगेंट के मैंने सिनोनिम तुम्हें पहले भी कराए हैं। प्राउड, कंसीटेड, स्नॉबिश, हॉटी, ये सारे के सारे कौन होते हैं? घमंडी होते हैं, है ना। मतलब एरोगेंस से ही बने हैं ये वर्ड। तो आंसर मैंने बता दिया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ भाई दम लगाते रहिए। साक्षी वॉज बैनिश्ड टू एन इनहैबिचुएटेड आइलैंड फॉर 6 months। तो साक्षी को क्या कर दिया गया था? बैनिश्ड कर दिया गया था, मतलब एग्जाइल। एग्जाइल्ड का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं देश निकालना, डिपोर्टेड, है ना, देश से निकाल देना। ये एक स्पेसिफिक जगह से निकाल देना। सो आंसर डिपोर्टेड हो जाएगा। स्ट्रानुअस का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसा जो कि बड़ा थकाने वाला हो। च्यूम्बरसम, हैवी, टायरिंग, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा आर्डुअस, जिसमें बड़ी ज्यादा मेहनत लग जाए, भारी हो, जो बड़ा काम। जैसे तुमसे किसी ने कह दिया ये लक्कड़ है भैया, है ना, 40 किलो का लक्कड़ है, ये तुम्हें यहां से 1 किलोमीटर पहुंचाना है दूर, 500 मीटर पहुंचाना है। गाड़ी कुछ है नहीं व्यवस्था, ऐसी लुढ़काओ, कंधे पर रखो, लेके भागो, ठीक है, या कुछ भी करो, रोल करके लेके जाओ। तो स्ट्रानुअस जॉब हो गई तुम्हारी, है ना। देन हैक्टिक आपको पता ही है, बिजी, ऑक्यूपाइड। अच्छा, हैक्टिक और बिजी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हैक्टिक का मतलब होता है जब केओस मच जाती है, मतलब जब कुछ डिस्टर्ब होगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कहते हैं ना बड़ा हैक्टिक शेड्यूल है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी। और फ्लाई, फ्लो, फ्लू, फ्लोन तो आपको पता ही है, उड़ने का। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ जी, तो वर्ड है एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट?
राशि इज एन एक्सपोनेंट ऑफ फ्री थिंकिंग। तो राशि एक्सपोनेंट का मतलब होता है वही जो उस चीज को फॉलो करता है। एक्सपोनेंट मतलब फॉलोवर, सपोर्टर, तो इट शुड बी सपोर्टर। डी इज द करेक्ट आंसर। बाउंटियस का मतलब होता है प्लेंटीफुल, अबंडेंस, प्लियोथोरा। तो प्लेंटीफुल, अबंडेंस, प्लियोथोरा, प्लेंटिट्यूड, इन सब का मतलब होता है बाउंटी भी बोलते हैं। बाउंटी किसी चीज का बहुत ही ज्यादा होना। पेट्रोइड कौन होता है? पेट्रोइड मतलब देशभक्त जो होता है ना। थिंकर भी आपको पता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो हर पेज पे बहुत सारे सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं भाई आपको। अब आपने कभी देखा होगा, कभी ट्रक में अगर नहीं बैठे हो तो बैठने का मौका मिलेगा। कभी तो बड़ा ट्रक अगर जो होगा है ना, जो लोडेड होगा बढ़िया से, आगे अगर तुम बैठोगे वो ब्रेक मारेगा, तुम पूरा ट्रक देखोगे यूं हिलेगा। जब मतलब तेज जा रहा है ट्रक, एकदम सामने कोई आ गया, ब्रेक मार दोगे, यूं हो जाता है ट्रक, क्योंकि सामान बहुत रखा होता है। तो द ट्रक जडर्ड टू अ हॉल्ट। जडर्ड का मतलब वही होता है जो मैं तुम्हें बताया, यूं पूरा हिल गया। तो इट शुड बी शूक, है ना। मतलब शॉक होता है ना, शॉक की सेकंड फॉर्म है शूक। आंसर इज सेकंड। स्क्रीच नहीं होगा। स्क्रीच का मतलब होता है, जैसे तुमने देखा बहुत तेज बाइक ले गया, भक से तुमने ब्रेक मारे तो ब्रेक ची करके कार की भी आवाज करते हैं और तुमने घुमा दी गाड़ी, तो दैट इज स्क्रीच। अनस्टॉपेबल से मतलब नहीं है। अनमाइंडफुल का मतलब होता है स्टूपिड, बेवकूफ है, दिमाग ही नहीं चलाता है अपना। तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 47। This is another example of big companies joining together to stomp on the small business। अगर ये गलत किया है तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ये आपने वर्ड कई बार सुना होगा, खासतौर से अगर आपने रेसलिंग देखी होगी तो आपने रेसलिंग में क्या देखा है, वो सेथ रॉलिंस को देखा है, वो एक अपना क्या बोलते हैं, स्टॉम्प मारता है। इसका जो फिनिशिंग मूव है वो स्टॉम्प है। तो वो क्या करता है, सेथ रॉलिंस अगर बहुत फेमस रेसलर है, देखा ही होगा, तो वो क्या करता है, जैसे उसका ओपोनेंट है वो ऐसे झुका हुआ है, हालत ऐसी है, तो वो यहां गर्दन पे उसकी स्टॉम्प करता है, भागता हुआ आता है, पैर रखता है ऐसे और ऐसे जंप कर जाता है। तो स्टॉम्प का मतलब वही होता है कि आपने क्या करा, पैर मारा किसी चीज पे दबाने के लिए उसे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ बिग कंपनीज। वो क्या, जॉइन टुगेदर टू स्टॉम्प ऑन, पैर रखना, कुचल देना, स्टॉम्प ऑन। तो डिफीट बेसिकली डिस्करेज करना। अच्छा, इवोक का मतलब कुछ और होता है। जब भी आपको वर्ड मिलेगा इवोक, तो इवोक कहते हैं ना, इवोक एन इविल स्पिरिट। तो इवोक इज बेसिकली कॉल अपॉन, या कॉल करना किसी को, है ना, बुलाना किसी को, कॉल, समन। ठीक है, तो यहां पे उसका मतलब क्या होता है किसी को बुलाना या फिर कॉल करना, दैट इज इवोक। हाँ भाई, तो डिफीट का मतलब भी आपको बताया, किसी को हरा देना। वैनक्विश एक और वर्ड आता है इसके लिए, डिफीट के लिए। अच्छा, डिस्करेज मतलब बेसिकली किसी को डिस्करेज कर देना या डिप्रेस कर देना, कास्ट डाउन, ये सारे डिस्करेज के सिनोनिम हो गए। आंसर इसका डिस्करेज ही होगा, है ना, क्योंकि और कुछ नहीं जा रहा। स्टॉर्म का मतलब डिफीट से नहीं आ सकता, बुलाने से नहीं आ सकता। एक्सटॉर्ट का मतलब क्या होता है, टू टेक बाय फोर्स, एक्सटॉर्शन मनी, है ना, फिरौती का पैसा या ऐसा कुछ। जैसे कि कोई किसी को किडनैप कर ले और जबरदस्ती क्या, भाई 2 लाख दो तभी लड़का भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा, तो एक्सटॉर्ट कर रहा है पैसा, है ना। कोई किसी के काम फंसा हुआ, तुम कह रहे भाई पैसा निकाल, पहले पैसा दे फिर, तो एक्सटॉर्ट इज, एक्सटॉर्शन के केसेस आते हैं ना बहुत सारे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सटॉर्शन इज अ क्राइम। अब ये तो आसान वर्ड है, ये तुमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेसिकली कुछ ऐसा जो कि सिमिलर हो। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी तुम प्रूव करते हो ना मैथ्स में, वही है। तो माई गोल इज कॉन्ग्रुएंट विद माई फ्रेंड्स, तो कैसा हो जाएगा, सिमिलर है, सिमिलर। प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव भी एक वर्ड आता है इसके लिए, बेनिफिशियल भी आता है।
गेनफुल भी आता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम हो गए प्रॉफिटेबल के, है ना। ऑपोजिट से कोई मतलब नहीं है। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं हो, इमोरल, बेसिकली इमोरल, ठीक है, बैड आप कह सकते हो, नेस्टी, अनडिग्निफाइड। सो आंसर इज सिमिलर, ए इज द करेक्ट आंसर। वोकैब रजिस्टर में वर्ड जरूर नोट करते रहना, नहीं तो बहुत बहुत नुकसान करते रहोगे अपना। क्वेश्चन नंबर 49। हाँ भाई, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में डाउटफुल हो। थीस्ट कौन होता है? जो मानता है, हु बिलीव्स इन गॉड, हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में माने। और अथीस्ट कौन होता है? हु डज नॉट बिलीव, हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता वो अथीस्ट, जो मानता है वो थीस्ट। बट जो बीच का है, जिसको कभी लगता है कि भगवान है, आज उसे इतनी सुंदर लड़की मिली, किसी लड़की ने उससे बोला आई लव यू, तुम बड़े अच्छे हो, है ना, ये मान गया, फिर इससे कहा तुम मुझसे शादी करोगे, है ना, ये मान गया, यार जो करा भगवान तो कितना अच्छा है, भगवान कितने लड़के परेशान है, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कुछ दिन बाद उसको पता चला, मौका 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 मौका, वो मौका देख रही थी कि कब उसे और बेहतर लड़का मिले, है ना, और कब वो शादी करके भाग जाए। तुम्हारे साथ तो सिर्फ सपने देख रही थी, है ना, पर हकीकत उसने कहीं और बुन रखी थी। दैट इज कॉल्ड, ऐसा कौन था? तो अब जब तुम्हें पता चला तो तुम डाउटफुल हो गए, तुमने कहा भगवान मैं ही मिला था खेल खेलने के लिए, भगवान है ही नहीं, होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। ऐसा आदमी हो गया एग्नोस्टिक, डाउटफुल हो गया भैया, डाउटफुल। अब ये डाउट करेगा बेचारा आदमी। मेटेरियलिस्टिक क्या होता है? मेटेरियलिस्टिक वो हो गया था जो हो गया था, तुमने मूवी देखी होगी धड़कन, सुनील शेट्टी बिकेम मेटेरियलिस्टिक। पहले वो एस्थेटिक था, उसे कोई मतलब नहीं था, उसे लगता था शिल्पा शेट्टी है, सुंदर है, लगती है, गरीब हुआ तो क्या हुआ, प्यार तो करते हैं, घर में रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पापा के सामने जा रहा है, रिश्ता लेके जूता दिखा रहा है, देख रहे हो तुम, है ना, ऐसी ऐसी मूवी मतलब दिखाया था उसमें। मूवी मैं देख रहा हूँ, क्या कर रहा है, ऐसे तो कोई भी नहीं देगा अपनी लड़की को, उसी जूते से मारेगा, तो मैं हरकत तुम्हारी ऐसी। उसके बाद जब उसके पापा ने तुम्हें भगा दिया तो तुम क्या कर रहे हो? क्या करा तुमने? तुमने पैसा कमा लिया, जबरदस्त पैसा और ये सब। अबे ये अगर तुम कर सकते तो पहले कर लेते, बाप से लड़े क्यों, है ना। इतना नहीं कमाते, 5 साल में इतना कमाया ना, 2 साल में पापा से 2 साल का टाइम मांग देते कि चाचा 2 साल का टाइम दे दो, उसके बाद तुम देखना लड़की खुश ना हो जाए, तुम भी खुश ना हो जाए तो बात है। नहीं, पहले लड़ रहा है, फिर 5 साल मेहनत कर रहा है, फिर लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है, तो ऐसा आदमी होता है मेटेरियलिस्टिक। उसे क्या चाहिए? उसे अब चाहिए सिर्फ फेम, मनी, लग्जरी, है ना। सिद्धांत विद्धांत नहीं है इसके, कुछ कहता कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत ही है। मैंने एक कमेंट भी पढ़ा यार, लोग लिखते हैं उस पर, वहां पे लिखा हुआ था कि इट इज बेटर टू इट इज बेटर टू क्राई इन योर ओन मर्सिडीज देन टू क्राई ऑन रोड और फुटपाथ, है ना। ऐसा मैंने सोचा, तो ये बहुत ही बकवास बात है कि भाई दुख उतना ही होता है, और जो मर्सिडीज में बैठ के रोते हैं ना, आत्महत्या वही करते हैं, ये बात याद रखना। जो लोग फुटपाथ पे बैठ के रोते हैं ना, वो आत्महत्या नहीं करते हैं, उनके हर दिन का काम होता है लड़ना। आज उसका दुख बहुत बड़ा है तो उसके आंसू निकल आए। और जो मर्सिडीज वाले होते हैं ना, यूजुअली अक्सर, है ना, तो आप देखेंगे कि जो बेचारे, देखो किसानों की बात मैं नहीं कर रहा, उनकी हालत तो बहुत खराब है। नहीं तो आप एक सर्वे में, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि वो लोग जो मतलब फाइनेंशियली ज्यादा साउंड है, वो ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। आई वॉज स्टन्ड टू सी दैट कि भाई क्यों, सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जिंदगी ना लड़ने का नाम है दोस्त, हमेशा हर दिन लड़ने का नाम है। अगर आप लड़ते रहेंगे ना तो यकीन जानिए आप खुश रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी तुमने किसी वॉरियर को कहीं पे भी दुखी देखा है? ज्यादातर केसेस में वो खुश रहता है। एक मन में दुख भी होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलता, वो डिप्रेशन में, टेंशन में और स्ट्रेस में नहीं बदलता, वो उस दुख से लड़ता रहता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बिजी, टू बी फोकस्ड, और यही चीजें हैं जो तुम्हें दुख, दर्द, इन सब चीजों से दूर रखती हैं। तो रिपोस्टे क्या होता है? इसका मतलब होता है, कहते हैं ना जबान की बहुत तेज है, लड़की कंधे पर डाल लेती है, जबान इतनी लंबी जबान है इसकी, ये कंधे पर डाल लेती है ना, और कहीं किसी ने कुछ बोला तो उसका जवाब धड़ से मारती है। देखे तो रिपोस्टे का मतलब क्या होता है? रिपोस्टे का मतलब होता है क्विक एंड क्लेवर रिमार्क, रिपोस्टे, है ना। इसको हम और भी वर्ड होते हैं, इसको जाइब, रिटॉर्ट,
रिटॉर्ट का मतलब भी होता है मुंह तोड़ जवाब देना, तो रिपोस्ट, रिपोस्ट, रिटॉर्ट ये सब एक ही है। सी इज द करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो पैसा बहुत खर्च करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। प्रोडिगल। अटैक आपको पता ही है, बिलिट्स, मैंने बताया था ना, अटैक, बिलिट्स, एम्बुश, असॉल्ट, ये सारे के सारे अटैक होते हैं। फुलिश भी आपको पता है। तो भाई ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। अब आप एक बार मेरी इंतजा, हाँ इसका आंसर देख लीजिए, आंसर इसका सी है, ठीक है। तो अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपका कोर्स अच्छा खासा हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर तो वही रहेगा, प्रोनाउन बदलेगा थोड़ी ना, है ना। तो भाई पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आज आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।